गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी विषय का टॉपिक एपोमिक्सिस, जिसे हम असंग जनन भी कहते हैं, पढ़ेंगे। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। एपोमिक्सिस शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एपो और दूसरा शब्द है मिक्सिस। एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम, मतलब इसके दूर, इससे दूर। और मिक्सिस का मतलब होता है एक्ट ऑफ मिक्सिंग या मिंगलिंग, ये कोई भी दो चीज मिलती है, इसके अलावा कोई चीज हो रही है। इसे हम डेफिनेशन के तौर पर देखें तो किस प्रकार से समझ सकते हैं कि एपोमिक्सिस एक विशेष प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है इससे रिलेटेड भाग लेती है, लेकिन इसमें जो सीड बनते हैं, सीड बनने के दौरान गेमिट्स जो है इनका आपस में फ्यूजन या यूनियन नहीं होता है। सामान्य प्रक्रिया आप जानते हैं कि जब सीड बनते हैं उससे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल गेमिट और फीमेल गेमिट इनके बीच में मिक्सिंग होती है, वो मिलते हैं, जिसे आप एक्ट ऑफ मिक्सिंग या मिंगलिंग कहते हो। यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और इस जाइगोट से सीड का फॉर्मेशन होता है। तो एपोमिक्सिस क्या कहती है कि अगर सीड फॉर्मेशन के दौरान यूनियन ऑफ गेमिट्स नहीं होते हो, एक्ट ऑफ मिक्सिंग या जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता हो, इससे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। हम कहते हैं इसमें सेक्सुअल ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट होता भी है, लेकिन यहाँ पर सीड फॉर्मेशन के समय गेमिट का फ्यूजन नहीं होता है। इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इसे सबसे पहले सिट्रस सीड्स में, नींबू के अंदर ल्यूनहॉक ने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था। अब जब यहाँ पर यूनियन ऑफ गेमिट्स नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, मेल और फीमेल गेमिट एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो नए गुण यहाँ पर विकसित नहीं होते और इसीलिए जो संतति बनती है, जो एम्ब्रियो बनता है, उसका जीनोटाइप या संतति का जीनोटाइप जो है यह पेरेंट प्लांट के जीनोटाइप के बिल्कुल समान होता है, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो नए गुणों का निर्माण भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा एक प्रकार से क्लोनल सीड का प्रोडक्शन होता है। ये सीड जो बनते हैं वो सीड जो है पेरेंट प्लांट के क्लोन होते हैं, क्योंकि इसमें नए गुण तो है नहीं, इसलिए ये जो बनने वाले बीज जो है ये पेरेंट प्लांट के क्लोन के रूप में होते हैं। एक सामान्य तरीके को देखा जाए रिप्रोडक्शन के, इस सामान्य रूप से रिप्रोडक्शन पादपों में दो प्रकार का होता है। सेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। दूसरा होता है एसेक्सुअल, जिसमें फ्यूजन नहीं होता है। फ्यूजन नहीं होता है तो भी दो प्रकार से है। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का मतलब होता है प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे पत्तियां हैं, कलिकाएं हैं आदि, ग्रोथ करके नए प्लांट का निर्माण कर लेती है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजिटेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी प्रकार की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उस कंडीशन में तो वेजिटेटिव है। लेकिन कई बार क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, लेकिन वहां पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसके दौरान सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। दो प्रकार की कंडीशन है, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक का मतलब जब अनरिड्यूस्ड सेल, अनरिड्यूस्ड का मतलब होता है बिना किसी म्यूसिस के, जब मेगा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम मेगा गैमेटोफाइट यानी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। और अगर इस प्रकार की जो अनरिड्यूस्ड सेल है बिना किसी म्यूसिस के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। यानी जब गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है तो गैमेटोफाइटिक, और जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है तो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहलाता है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो इस प्रकार से बिना किसी सेक्सुअल फ्यूजन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है एपोमिक्सिस कहलाता है। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन की बात करें
बिना किसी सेक्सुअल फ्यूजन या बिना किसी गैमेट्स के फ्यूजन के, बिना किसी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। तो इस प्रकार से यह शॉर्ट सर्किटेड होता है, यानी एक शॉर्ट प्रक्रिया होती है। सेक्सुअल लाइफ साइकिल को हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है यहाँ पर। और जैसा कि हमने बात की थी, इसकी खोज लीवेनहॉक ने सिट्रस सीड्स में की थी, और बनने वाले जो प्लांट है, जो संतति पादप बनते हैं, वो पेरेंट प्लांट के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के नए गुण मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ पर हम एपोमिक्सिस के टाइप्स की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, एपोमिक्सिस दो प्रकार के, गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। गेमेटोफाइट हमने बात की थी कि अनरिड्यूस्ड सेल अगर मेगा गेमेटोफाइट बनाती है तो उसे हम गेमेटोफाइटिक कहते हैं। यहाँ पर मेगा गेमेटोफाइट का या फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है बिना किसी बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो उसे हम गेमेटोफाइटिक कहते हैं। और अगर अनरिड्यूस्ड सेल जो है डायरेक्ट एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करती है, इसलिए इसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। यानी यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट बनता है और यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो गेमेटोफाइटिक जो है, इसके निम्न प्रकार है डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एंड्रोजेनिस। डिप्लोस्पोरी से मतलब होता है, हम इसे और भी आगे बढ़ेंगे, डिप्लोस्पोरी का मतलब होता है कि एम्ब्रियो से यहाँ पर ओरिजिनेट होता है, लेकिन इस एम्ब्रियो सेक का निर्माण करने का काम करते हैं डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो है बिना किसी म्यूसिस के क्या कर लेती है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करती है। जबकि नॉर्मल प्रोसेस क्या है, नॉर्मल प्रोसेस ये है कि मेगास्पोर मदर सेल्स में म्यूसिस होता है, 4 कोशिकाएं बनती है और उन 4 कोशिकाओं में से एक कोशिका जो है यह एम्ब्रियो सेक बनाती है। लेकिन यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल जो है डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक का निर्माण करती है, इसे डिप्लोस्पोरी कहते हैं। और इसलिए इस प्रकार जो एम्ब्रियो सेक बनेंगे वो सारे डिप्लॉइड होंगे। और इसका निर्माण करने के लिए या तो ये माइटोसिस करती है, समसूत्री विभाजन करती है, या फिर जो म्यूसिस होता है वह सही नहीं होता है, इंटरप्टेड होता है, वो बीच में ही जो है यहाँ पर रुक जाता है। दूसरा होता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, एम्ब्रियो सेक जो है इसका निर्माण न्यूक्लियस की कोशिकाओं के द्वारा होता है। न्यूक्लियस की कोशिकाएं अगर एम्ब्रियो सेक का निर्माण कर लेती है तो उसे हम एपोस्पोरी कह देते हैं। और जो सबसे कॉमन टाइप का एपोमिक्सिस है हायर प्लांट्स में, जो हायर प्लांट होते हैं उसके अंदर सबसे कॉमन प्रकार का यह एपोमिक्सिस है, जहां पर न्यूक्लियस की कोशिकाएं डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक का निर्माण कर देती है। और ऐसी कंडीशन जो है, इसके अंदर कई एम्ब्रियो सेक जो है इसका निर्माण एक ओव्यूल में होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रकार का जो तरीका है जो कि हायर प्लांट्स में पाया जाता है, जिसमें एक से अधिक एम्ब्रियो सेक बनते हैं और इनका निर्माण न्यूक्लियस की कोशिकाओं से होता है, तो इसे हम एपोस्पोरी कहते हैं। तो एपोस्पोरी से तात्पर्य है कि न्यूक्लियस की कोशिकाएं एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट करती है। क्योंकि डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल जो है इसकी कोशिकाएं डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक का निर्माण करती है। तीसरा है स्पोरोफाइटिक प्रकार का। स्पोरोफाइटिक में क्या होता है कि एडवेंटिसिस एम्ब्रियोनी पाई जाती है, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी पाई जाती है। इसे हम अभी डिटेल में देखते हैं क्या होता है। शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस की, जिसके अंदर हमने बात की थी मेगा गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन, किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमने अभी बात की थी डिप्लोस्पोरी जो है इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो है मेगा गेमेटोफाइट बनाते हैं। एपोस्पोरी भी हमने पढ़ लिया था कि एपोस्पोरी जो है इसके अंदर जो है ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है इससे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसमें या तो माइटोसिस होगा या फिर इंटरप्टेड म्यूसिस होगा, इसके द्वारा यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। फिर चलते हैं एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस क्या कहता है कि एम्ब्रियो सेक का निर्माण ये होता है जनरेटिव न्यूक्लियस से। अब जनरेटिव न्यूक्लियस कहाँ होती है, पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ट्यूब की जो कोशिकाएं हैं उसमें एक जनरेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है और इससे एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, जो कि एपोमिक्सिस का एक बहुत ही सामान्य प्रकार है हायर प्लांट्स में। और इसकी वजह से भी मल्टीपल एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। एंड्रोजेनेसिस का मतलब होता है, एंड्रो का मतलब मेल पार्ट का डेवलपमेंट, तो
पोलन ट्यूब की कोशिकाएं हैं उसके अंदर उपस्थित जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, इसके द्वारा अगर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे हम एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। ये का पहला प्रकार है इसका हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि एक सेल जो है इससे अगर डायरेक्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। हैप्लॉइड इसलिए क्योंकि एक सेल जो होती है हैप्लॉइड होती है, और इस एक सेल के द्वारा अगर डायरेक्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो बनने वाला एम्ब्रियो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, इसलिए इसे हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट है हैप्लॉइड एपोगेमी, इसे हम शूडोगेमी भी कहते हैं। शूडोगेमी का मतलब आभासी गैमेटिक फ्यूजन। यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सिनर्जिड अथवा एंटीपोडल सेल से होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक में मेनली 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक सेल है, सिनर्जिड है और एंटीपोडल सेल है। अगर एक सेल से डेवलपमेंट हो गया तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है, लेकिन एक सेल के अलावा सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल से होता है तो उसे हम हैप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। एक तीसरा प्रकार है जिसे कहते हैं हम एडवेंटिसिस एम्ब्रियोनी। एडवेंटिसिस एम्ब्रियोनी स्पोरोफाइटिक बडिंग कहते हैं। स्पोरोफाइट से विकसित होने वाली बडिंग या मुकुलन। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इंटेगुमेंट या न्यूक्लियस इनके द्वारा अगर एम्ब्रियो डायरेक्ट डेवलप होता है जिसमें किसी भी प्रकार के एम्ब्रियो सेक का प्रोडक्शन भी नहीं होता, मतलब डायरेक्ट सीधा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है बिना किसी एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हुए, जो कि न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट से होता है, जिसे हम एडवेंटिसिस एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसे स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से जो डायरेक्ट स्पोरोफाइटिक जो है कंडीशन का डेवलपमेंट होता है। इसे एक डायग्राम से देख सकते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि ये फ्लावर है, फ्लावर में नॉर्मल अगर बात करें, फ्लावर में नॉर्मल ओव्यूल बनता है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो सेक के अंदर बनती है मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और इससे बनने वाली जो 4 हैप्लॉइड सेल है, 4 मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के उपरांत 4 मेगास्पोर बनते हैं, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। इनमें से किसी एक के द्वारा एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है जो कि मेगा गैमेटोफाइट कहलाता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। और इसके अंदर उपस्थित ये एग सेल है और ये है यहाँ पर, ये एग सेल है और ये है यहाँ पर दोनों पोलर न्यूक्लियस। तो पोलन ग्रेन जो है इसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है और इन डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट और जाइगोट बनाता है फाइनली सीड और सीड से ये फ्लावर। ये है नॉर्मल साइकिल। लेकिन अब बात करते हैं हम अब नॉर्मल साइकिल की। अब नॉर्मल क्या कहता है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल की कोशिकाएं हैं इनके अंदर माइटोसिस या मॉडिफाइड मियोसिस होता है। तो माइटोसिस या मॉडिफाइड मियोसिस होने से यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है जो कि मेगा गैमेटोफाइट कहलाता है और यह मेगा गैमेटोफाइट डिप्लॉइड नेचर का होता है। ये यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस से बनता है हैप्लॉइड प्रकार का, तो अब नॉर्मल प्रोसेस से उससे बनता है जो है डिप्लॉइड प्रकार का। क्योंकि यहाँ पर मेगा गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है तो गैमेटोफाइटिक ये एपोस्पोरी होती है, एपोमिक्स गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस है जिसके द्वारा इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर ये जो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये जो यहाँ पर एग सेल है ये यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस है। अब ये एग सेल है ये बिना किसी फर्टिलाइजेशन के माइटोसिस के द्वारा सीड का निर्माण कर सकती है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के सीड का निर्माण कर लेती है। तो ये कंडीशन जो है एपोमिक्सिस कहलाती है। दूसरा ये जो पोलर न्यूक्लियस है इसमें जो है ऑटोनोमस डिवीजन और फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पर इस प्रकार से कंडीशन बनती है और यहाँ पर सीड का निर्माण होता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो नॉर्मल कंडीशन से चल रही है, लेकिन ये जो एग सेल है इसमें बिना किसी फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलपमेंट हो जाता है। ये कंडीशन भी एपोमिक्सिस का। यहाँ पर हमने एक डायग्राम में सब कुछ देखने का प्रयास किया है कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पर हो सकती है।
पहला प्रकार जो हमने एंड्रोजेनेसिस की बात की थी, एंड्रोजेनेसिस में आप देख रहे हो कि ये पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन होने से पोलन ट्यूब बनी है। पोलन ट्यूब में ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, दूसरे जनरेटिव न्यूक्लियस है। अब क्या होता है कि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन भी होता है और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेते हैं। अगर ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसके द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो इसे हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं हैप्लॉइड होती है तो ये हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस कहलाता है। या फिर ऐसा हो सकता है ये दोनों जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाता है, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के उपरांत ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं वो डिप्लॉइड प्रकार का होता है, उसे हम डिप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस कह सकते हैं। यानी एक जनरेटिव न्यूक्लियस है तो हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस, और दोनों जनरेटिव न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड सेल का निर्माण करके एम्ब्रियो बनाते हैं तो डिप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस कह देते हैं। सेम ऐसा ही कंडीशन होती है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि ये जो दोनों जनरेटिव न्यूक्लियस है इनमें से एक जनरेटिव न्यूक्लियस जो है ये डीजनरेट हो जाता है, यानी दो में से केवल एक ही जनरेटिव न्यूक्लियस बचता है जिसे एक सेल के साथ फ्यूज होना था। अब यह एक सेल के साथ इसका फ्यूजन नहीं हो पाता है, और एक सेल के साथ फ्यूजन तो इसका नहीं हुआ, लेकिन यह एक सेल जो है इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। और इस प्रकार जो एक सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसे हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यानी एक सेल जो है इसके द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो डिजनेट हो जाता है, जिसे कि पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होना था। जिस जनरेटिव न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होना था वह डिजनेट हो गया। लेकिन ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियस है ये जो मिलकर डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, ये जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेते हैं तो इसे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यानी दोनों पोलर न्यूक्लियस जो है इनके द्वारा अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये दोनों पोलर न्यूक्लियस है, इन दोनों पोलर न्यूक्लियस के द्वारा अगर डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होता है, ये जो एक सेल है इस एक सेल के द्वारा जो है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट आती है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या कह रही है, हैप्लॉइड एपोस्पोरी ये कह रही है कि सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल्स जो है अगर एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये सिनर्जिड्स है और ये है एंटीपोडल सेल्स। सिनर्जिड अथवा एंटीपोडल सेल डेवलप करते हैं तो हैप्लॉइड एपोस्पोरी। लेकिन जब इंटेगुमेंट की वॉल अथवा कोई अन्य न्यूक्लियस आदि अगर निर्माण करते हैं तो डिप्लॉइड एपोस्पोरी कराते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा ये कंडीशन दिख रही है आपको, इंटेगुमेंट्स है, इन इंटेगुमेंट के द्वारा डेवलपमेंट होता है तो ऐसी कंडीशन जो है ये डिप्लॉइड एपोस्पोरी कहलाती है। ये बहुत से प्रकार है जो कि एपोमिक्सिस के हम इस डायग्राम से हमने देखने का प्रयास किया। तो अकरेंस के आधार पर कहां से ये पाए जाते हैं, इस आधार पर एपोमिक्सिस को हम तीन प्रकार में डिवाइड कर देते हैं। हालांकि इनके बारे में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार इसे समराइज करने का प्रयास करते हैं। नॉन रिकरेंट का मतलब होता है कि एम्ब्रियो सेक की किसी भी कोशिका से अगर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है तो उसे नॉन रिकरेंट प्रकार का, यानी स्थिति है यहाँ पर, स्थिति क्या है कि एम्ब्रियो सेक कि किसी भी कोशिका के द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब जो एम्ब्रियो सेक होता है ये हैप्लॉइड नेचर का होता है, तो इससे बना हुआ, चूंकि एम्ब्रियो सेक की सारी कोशिकाएं हैप्लॉइड होती है इसलिए बनने वाला एम्ब्रियो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो जिसे हम कह सकते हैं इसके प्रकार की अगर बात करें तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि एम्ब्रियो जो है इसका डेवलपमेंट हैप्लॉइड एग सेल से होता है। और हैप्लॉइड एपोगेमी का मतलब एम्ब्रियो जो है इस एक सेल के अलावा सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल से डेवलप होता है तो उसे हैप्लॉइड एपोगेमी। जबकि रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या कहती है कि ये डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियो सेक की किसी कोशिका से, अगर एम्ब्रियो सेक जो है इसका निर्माण बिना किसी म्यूसिस के किसी डिप्लॉइड सेल से होता है तो उसे रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब है यानी सामान्य रूप से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट नहीं हुआ है बल्कि किसी डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है तो उसे रिकरेंट एपोमिक्सिस, जैसे कि डिप्लोस्पोरी, डिप्लॉइड मतलब मेगास्पोर मदर सेल जो है इससे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट। एपोस्पोरी जो है इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट
ओव्यूल की किसी वेजिटेटिव सेल से होता है तो ऐसी कंडीशन एपोस्पोरी कहलाती है। और एडवेंटिस एम्ब्रियोनी, इसे हम कई बार पढ़ चुके हैं कि एडवेंटिस एम्ब्रियोनी का मतलब ये होता है न्यूसिलस या इंटेगुमेंट की कोशिकाएं जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है तो उसे हम एडवेंटिसिस एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट नहीं होता है। यहाँ पर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है एपोस्पोरी में, जबकि यहाँ पर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग में इनका क्या रोल होता है। पहला रोल है, इससे प्योर लाइंस जो है इनका रैपिड प्रोडक्शन होता है। प्योर लाइंस का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, यानी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है। गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है, इसलिए बनने वाली संतति जो है इसमें सारे लक्षण अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। और जब संतति में लक्षण पेरेंट्स के समान होते हैं तो उसे हम प्योर लाइन कहते हैं। तो ऐसी एपोमिक्सिस जो है इससे प्योर लाइंस का जनरेशन होता है। प्योर लाइंस बनती है क्योंकि इसमें संतति के अंदर पेरेंट्स के समान ही गुण पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप्स। सुपीरियर जीनोटाइप का मेंटेनेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी पेरेंट्स का जीनोटाइप बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जीनोटाइप है, और हम चाहते हैं कि संतति के अंदर यह जीनोटाइप जो है यह मेंटेन रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस एपोमिक्सिस के द्वारा यह पॉसिबल है कि जो पेरेंट्स जो है इससे बनने वाली संतति ये अपने पेरेंट्स के समान ही इनका जीनोटाइप होता है। कंजर्वेशन ऑफ हेटेरोसिस, अगर किसी पेरेंट्स में हेटेरोसिस वाली कंडीशन पाई जाती है तो इसे भी इसके द्वारा कंजर्व किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एपोमिक्सिस के द्वारा इस प्रकार के फायदे हमें देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा एपोमिक्सिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।